हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। शुरू करते हैं और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। तो सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर जाकर आप ये वीडियो पूरा देख भी सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का और या फिर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है उनको। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भेड़िए की किस प्रजाति को पुनर्जीवित किया, ये दावा किया गया। आंसर क्या होगा? डायर वुल्फ। नाम आपको याद रखना है, क्या है? डायर वुल्फ। तो अमेरिका की किस कंपनी ने या कहें किस बायोटेक कंपनी ने ये कमाल किया है, इतिहास रच दिया है? तो कोलोसल बायो साइंसेज ये कंपनी है। क्या है? कोलोसल बायो साइंसेज। तो इस कंपनी ने ओल्ड डीएनए क्लोनिंग और जीन एडिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ प्रजाति के 3 बच्चों को जन्म दिया। तो ये देख रहे हैं और इन तीनों में से 2 नर हैं और 1 मादा है। और कंपनी का कहना है कि भेड़ियों को उत्तरी अमेरिका के एक अज्ञात स्थान पर 2000 के एकड़ के प्राइवेट कैंपस में रखा गया है और उसकी अच्छी देखभाल की जा रही है। उसका नाम भी रखा गया है अलग-अलग। ये दोनों जो नर हैं वो सैरोगेट डॉग डॉगी के मतलब उनके ज़रिए पैदा किया गया, ठीक है? जनवरी 2025 में पैदा हुई थी ये। और ये जो नाम है ना, गेम ऑफ थ्रोन्स के एक कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है उसका नाम। तो सवाल होगा कि ये कैसे किया गया ये सब? 13,000 साल पुराना जो विलुप्त हो चुका है उसको फिर से? उससे पहले एक बार डायल वुल्फ के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो ना बड़े आकार के शिकारी कुत्ते या शिकारी भेड़िए होते थे, जो लगभग 13,000 साल पहले दक्षिणी कनाडा और अमेरिका में पाए जाते थे। आज के समय में ग्रे वुल्फ है, ठीक है? उससे मिलते-जुलते आकार के थे लेकिन मतलब लगभग मिलता-जुलता था लेकिन आकार बड़ा था, सफ़ेद फर वाले होते थे, ओके? और ये बहुत सारे जानवरों का शिकार करते थे, घोड़े, बाइसन, मैमथ मतलब कई सारे उन सब का, ठीक है? तो हुआ कैसे इसको फिर से प्रोसेस किया गया, कैसे इसको जन्म दिया गया? तो जो कंपनी ने कोलोसल बायोसाइंसेज़ उसका ये कहना है कि कि इसको एक डीएनए मिला था। 72 साल पुराना डीएनए था। डायर वुल्फ की प्रजाति के भेड़िए था। तो और इसके अलावा ओहियो की शेरिडन गुफा से 13,000 साल पुराना दाँत मिला था, ठीक है? एक खोपड़ी मिली थी 72,000 साल पुरानी। तो उन दोनों से डीएनए को निकाला गया। डीएनए तब तक इतने स ज़्यादा समय में क्या होता है ना, खराब होने लगता है, बर्बाद होने लगती है, फिर भी डीएनए निकाल के उसका जीनोम तैयार किया गया और इस जीनोम की तुलना ग्रे वुल्फ अ, इन जानवरों से की गई। और ख़ास बात थी कि जैसे वो उस समय सफ़ेद फर था, लंबे थे, घने बाल थे, ये सब जो पता चला था, तो फिर जीन एडिटिंग की टेक्निक से 20 जेनेटिक चेंजेस किए गए और इन बदलावों से जो उस जीन से जो सेल्स बने, फिर उससे भ्रूण बनाया गया और हाउंड नस्ल के कुत्ते में फीमेल डॉग में उसके गर्भ में ट्रांसप्लांट कर दिया गया था, ठीक है? और हम लोग देख रहे हैं कि ये कमाल कर दिया है वैज्ञानिकों ने, ओके? तो ये एक नई चीज़ हुई है जो महत्वपूर्ण है। विज्ञान जो है ना वो कमाल करता जा रहा है। तो अब आगे आने वाले वक़्त में हम लोग देखेंगे कि शुरुआत के जो अलग-अलग जो प्रजातियाँ हैं जानवरों के, उस ओर ये सब खोज-बीन चलेगी। और इन सब से आने वाले वक़्त में हमें बहुत सारे इलाज के प्रोसेस में, उन सब में भी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? ये यही नहीं रुकेगा कि हमने जानवर को बना दिया। आगे और इसमें जीन एडिटिंग के मामले में बहुत तेज़ी से विकास होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। और ये रहा प्रश्न कि भारत ने किस पड़ोसी देश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा, वो वापस ले ली? भारत ने यह कदम देश के प्रमुख द्वारा उस देश के प्रमुख के द्वारा चीन में भारत के खिलाफ की गई बयानबाजी के बाद उठाया गया। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बांग्लादेश, मैं आगे बताऊँगा। और हाँ, आपको बताऊँ कि आगे इसका डिटेल बताते हैं, उससे पहले बताऊँ कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर।
और ये ऐप जो है ना वेबसाइट के ज़रिए भी ओपन हो सकता है, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। उसका जो एड्रेस है sharplearning.in है, ठीक है? तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक है स्पेसिस मेंबरशिप प्लान है और एक है बेसिक मेंबरशिप प्लान। बेसिक वाला जो है ना एसएससी, टीचर, रेलवे, स्टेट एसएससी इन सब के लेवल का है। तो ये इस तरह से करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो सकती है। पिछले 2 सालों के कंटेंट देते हैं हम लोग और अगले 1 साल तक अपडेट मिलेगा। अभी लेते हैं ना, तो अप्रैल 2026 तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। टेस्ट, वीडियो, पीडीएफ ये सब कुछ मिलेगा और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी देते हैं हम लोग इसी मेंबरशिप प्लान के ज़रिए। देख सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर या फिर sharplearning.in, ठीक है? .com नहीं, .in उस वेबसाइट पे भी जाकर। इसके अलावा कई सारे बैचेज़ चल रहे हैं। बीपीएससी के जीएस फाउंडेशन बैच 4 चल रहा है, शानदार ढंग से पूरी टीम तैयारी करवा रही है। यूपीएसआई का जो बैच आया है ना, वो भी चल रहा है। क्लासेस जो है मूल रूप से 21 अप्रैल से शुरू हो जाएँगे। तो वर्दी का जुनून ये बैच है, जॉइन कर सकते हैं। यूपीएसआई की तैयारी शानदार ढंग से हो पाएगी। बिहार सिपाही भर्ती का भी बैच चल रहा है। यूपी कांस्टेबल का भी बैच चल रहा है, रेलवे ग्रुप डी का बैच चल रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती उसका भी बैच चल रहा है शार्प लर्निंग ऐप पर। दिल्ली पुलिस की जो बम्पर वैकेंसी आने वाली है उसका भी बैच चल रहा है। तो एकदम कमाल ढंग से तैयारी हमारी पूरी टीम करवा रही है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया आपको बांग्लादेश होगा, ठीक है? ट्रांसशिपमेंट सुविधा को जो वापस ले लिया है भारत सरकार ने। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आखिर क्या कहेंगे हम? देखिए, भारत सरकार ने ना ये सुविधा दी थी। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं कि किसने ये वापस ली है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार के? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने, ठीक है? तो उसी ने 8 अप्रैल को ये सर्कुलर जारी किया है और ये 2020 से ये व्यवस्था थी। अब क्या व्यवस्था थी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, और क्यों हुआ वो भी चर्चा कर लेते हैं। प्यारा भारत है और ये पड़ोसी पड़ोसी देश है बांग्लादेश। अब हालाँकि ये भी थोड़ा बदतमीज़ हो गया है क्योंकि इसके जो चीफ़ हैं, जो मुख्य सलाहकार हैं, जो कि प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट हैं, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने क्या किया ना अभी कुछ वक़्त पहले वो चीन की यात्रा पर गए थे, ठीक है? चीन की यात्रा पर जाने पर उन्होंने वहाँ बड़ा लुभावने बयान दिए और ये कहा कि ये जो इधर वाला जो हिस्सा है पूर्वोत्तर भारत जो है ना, वो कहा कि ये लैंड लॉक्ड है और चीन को विशेष तौर पे यहाँ ध्यान देना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब तात्पर्य ये था, इशारा ये था कि चीन जो है ना यहाँ पर इसको अस्थिर करने पर ध्यान दे और बांग्लादेश ने यहाँ पर ठीक है, ये जो चिकन नेक है ना यहाँ वाला हिस्सा, इसी के पास में एक एयर बेस बनाने का काम जो है ना वो चाइनीज़ या कहे चीन को सौंपा है, एग्रीमेंट कर दिया है। तो ये एक तो यहाँ पर जो बेस बनेगा बांग्लादेश के एयरफोर्स का, वो चिकन नेक के बगल में होगा, जो कि बहुत सकरा एक रास्ता है, गलियारा है, जो कि हमें इधर पूर्वोत्तर भारत से हमें को कनेक्ट करता है, ठीक है? तो अभी ये जो यूनुस गए ना यहाँ पर चाइना में, तो उन्होंने उल्टा-पुल्टा ये बयान दे दिया कि ये लैंड लॉक्ड है और यहाँ पर ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए था चीन को और ताकि यहाँ जो है ना वो इशारा यही था कि अस्थिर कर सके। अब उसके बाद क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना, वो बिम्स्टेक की यात्रा पर जब गए थे, तो यूनुस से मुलाकात की उन्होंने। लेकिन उस समय भी यूनुस के तेवर जो है ना वो अ, वैसे ही नज़र आए। अब क्या किया, आपको उससे पहले बताऊँ कि क्या है ना कि 2020 में एक विशेष व्यवस्था दी थी भारत सरकार ने कि ये जो बांग्लादेश है, जो कि बेहतर ढंग से उभर रहा है, वहाँ उद्योग वगैरह बहुत सारे चल रहे हैं। कपड़े के का बहुत बड़ा हब है, सेंटर है। तो चूँकि इसके पास ना ऐसे कोई बहुत बड़े एयरपोर्ट नहीं हैं, जहाँ से कार्गो वो सामान तुरंत किसी अन्य देशों में, यूरोप में, अफ्रीका में या दुनिया के अन्य देशों में वो पहुँचा सके तुरंत के तुरंत। ऐसे में इसके लिए और बंदरगाह भी इतना बेहतरीन नहीं है जहाँ से तुरंत के तुरंत सामान जा सके। ऐसे में क्या हुआ, बांग्लादेश को भारत ने 2020 में एक सुविधा दी कि भारत ये बांग्लादेश जो है ना लैंड पोर्ट के ज़रिए, एक तो इस तरफ से और इस तरफ से, एक तो ये है कि भूटान और नेपाल तक सामान वो पहुँचा सके, इसके लिए व्यवस्था दी थी, लैंड पोर्ट के ज़रिए। दूसरी ये व्यवस्था दी थी कि यहाँ ये पश्चिम बंगाल है तो वहाँ पर कोलकाता में जो एयरपोर्ट है,
वहाँ पर भी कार्गो की व्यवस्था है, तो यहाँ से ट्रक के जरिए सामान यहाँ आता था और यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट में जाता था। और उससे भी अगर जल्दी भेजना है तो फिर ट्रक के जरिए यहाँ दिल्ली में पहुँचा जाता था। दिल्ली में इंटरनेशनल अ, स्तर का कार्गो सेंटर है, ठीक है? तो वहाँ पर ये सुविधा मिली थी कि इस जगह से मतलब सामान गया और तुरंत के तुरंत वो सप्लाई हो जाता थे अलग-अलग देशों को, ओके? और ये इसके पर भारत सरकार कोई टैरिफ भी वसूल नहीं करती थी। जो नॉर्मल सी जो शुल्क लगता है, यानी जो शुल्क नॉर्मल भारतीय व्यापारी को लगता है उस अ मतलब सामान ले जाने के लिए, वही शुल्क इसको भी लगता था। एक्स्ट्रा कोई विदेश का सामान आ रहा है तो इसके लेकर कोई शुल्क नहीं लगाया जा रहा था। और ये भारत और भारत ने एक तरह से किया था नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत, ठीक है? लेकिन उस सुविधा के बावजूद बांग्लादेश के जो सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने चीन यात्रा के दौरान बहुत गलत-सलत बातें कहीं, ठीक है? तो वो फ़ायदा इसलिए उठा रहा था, वो उसके लॉजिस्टिक हब जो है ना भारत का जो बेहतर है उसका फ़ायदा लेकर वो सामान भेज रहा था। उसको कनेक्टिविटी मिल जा रही थी दुनिया के तमाम देशों में। कोई सामान तुरंत भेजना है तो तुरंत वहाँ से पहुँच जाया करता था। मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट व्यवस्था थी। चटगाँव एयरपोर्ट से कोलकाता पोर्ट फिर दिल्ली, इस तरह की चीज़ें हो जाती थी। पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, उसका इस्तेमाल वो करता था। ठीक है? और काफ़ी लागत कम हो जाती थी। परिवहन लागत इसके सामान की 30 से 40% तक की कम हो जाती थी। समय की बचत होती थी कि सामान कितनी तेज़ी से अगर डिमांड आ रही है तो भेज दिया जाए, यानी ख़ास तौर पर जो कपड़े वग़ैरह हैं वो सब, ठीक है? अब ये भारत ने ये रोक दिया है और इस तरीके से भारत ने ये दिखाया है कि अगर भारत के हितों की अनदेखी की गई तो विशेष लाभ जो है, जो दूसरों को दे रहा है बिना फ़ायदे के, वो फिर वापस भी ले सकता है और रिश्ते बराबरी के आधार पर ही चलेंगे, ठीक है? तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो कि भारत ने करारा झटका दिया है और बांग्लादेश को इससे सबक लेना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। टी20 में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का नाम बताएं। आंसर होगा विराट कोहली। ये मुकाम उन्होंने अप्रैल में आईपीएल के दौरान हासिल किया है, ठीक है? और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, कुछ लिस्ट भी देख लीजिए। सर्वाधिक जो टी20 में रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनमें क्रिस गेल हैं सबसे आगे, 14,000 से ज़्यादा रन। उसके बाद एलेक्स हेल्स हैं इंग्लैंड के, फिर शोएब मलिक हैं पाकिस्तान के, किरोन पोलार्ड हैं वेस्ट इंडीज़ के और ये हैं विराट कोहली। हालाँकि भारत के ये पहले व्यक्ति हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए नामांकित होने वाले पहले कन्नड़ लेखक का नाम बताएं। आंसर होगा बानू मुश्ताक। क्या नाम है? बानू मुश्ताक। और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, नामांकित किए जाने के क्या उनको अवार्ड मिल गया? नहीं, अभी अवार्ड नहीं मिला है। ये बुक उनकी 6 नॉवल में शामिल है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए अवार्ड के नॉमिनेट किया गया, ठीक है? तो ये हार्ट लैम्प ये वाला जो बुक है ना, ये भी इनमें से। तो मतलब ये हुआ कि इन 6 में से एक को प्राइज दिया जाएगा और ये चुनाव होगा। बानू मुश्ताक, उनके बारे में बताऊं, ये रहा फोटोग्राफ इनका। कर्नाटक की मूलतः हैं, लेखिका हैं, कार्यकर्ता हैं, वकील हैं। तो उनको ये शॉर्ट लिस्ट किया गया है अप्रैल में। किस कहानी संग्रह या कहें बुक के लिए? तो हार्ट लैम्प। क्या है? हार्ट लैम्प। ओके, तो ये कहानी संग्रह जो है ना वो कन्नड़ में लिखा गया है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भाष्ती थी, दीपा भाष्ती उन्होंने किया है, ठीक है? और पहली बार ऐसा है जब किसी कन्नड़ लेखक को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक? कन्नड़ की बात हो रही है। तो देखते हैं आगे इसको अवार्ड मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए, बुकर प्राइज़ 2 तरह के होते हैं, एक तो बुकर प्राइज़ होता है, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है। बुकर प्राइज़ जो कि मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई है बुक, उसके लिए दिया जाता है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ऐसे बुक के लिए दिया जाता है जो कि जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हुआ हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस संस्थान के मुख्य प्रशासक व आध्यात्मिक नेता दादी रतन मोहनी का निधन हो गया 101 वर्ष की उम्र में 8 अप्रैल 2025 को? आंसर को ब्रह्म कुमारी, ठीक है?
तो ब्रह्म कुमारी की वो चीफ थी, औ तो उनका निधन हो गया और प्रमुख प्रशासिका थी वो। 2021 से अपनी मृत्यु तक वो इस पद पर रहीं, तो काफ़ी चर्चा रही है इनकी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने फ्रांस से 63,000 करोड़ रुपए के कितने मरीन राफेल फाइटर जेट की खरीद की मंजूरी दी? आंसर होगा 26 मरीन राफेल फाइटर जेट। और ये न्यूज़ देख रहे हैं। मरीन का क्या मतलब हुआ? मतलब कि समुद्र, या कहें कि नेवी के लिए जो इस्तेमाल होने वाले जहाज हैं उनको मरीन कहा जाता है। समुद्री कहिए हिंदी में, समुद्र के लिए, ठीक है? तो इसको जो है ना वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा? इसको जो आईएनएस विक्रांत है उस पर तैनात किया जाएगा, इस खास विमानों को, फाइटर जेट को, ठीक है? तो भारतीय नौसेना को बेहद ज़रूरत थी और ये खरीदे जा रहे हैं और इसके लिए जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी जारी किया है। ओके, ये अब तय हो गया कि ये जहाज खरीदे जाएंगे। इससे पहले राफेल जो है ना खरीदे गए थे भारत के वायुसेना के लिए। इंपॉर्टेंट बात ये है, और हिंद महासागर में इसको तैनात किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, काफ़ी फायदेमंद है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और मरीन जेट है, मतलब कि बहुत छोटे रनवे पर उतर सकता है। अब जैसे जहाज है ना, ये जो अपना आईएनएस विक्रांत है, वो चलता फिरता एयर स्ट्रिप है, कहिए उसको, तो उस पर बहुत कम जगह होती है, लेकिन उस पर भी लैंड कर जाए, ये एक खासियत होती है इसकी, ठीक है? तो आईएनएस विक्रांत के लिए कई सारे जो है ना वो जहाज़ों पर चर्चा हुई थी, अमेरिका के जहाज़ और दूसरे जहाज़, लेकिन फिर राफेल एम यानी राफेल मरीन को ही चुना गया आईएनएस विक्रांत के लिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, 2-3 साल इस कोई खेप को आने में लग जाएँगे अभी। ओके, महत्वपूर्ण बात है भई। अच्छा, एचएएल भी तैयार कर रहा है इस तरह का एक विमान, फाइटर जेट, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ठीक है? वो कुछ वक़्त इसमें लगेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। पार्किंसंस मस्तिष्क यानी ब्रेन के उस हिस्से में बीमारी के कारण होता है जो गतिविधि को समन्वित करने में मदद करता है। ये मूवमेंट संबंधित एक डिसऑर्डर होता है। ओके, तो ये बीमारी है, तो इसी को लेकर ये दिवस जो है ना वो मनाया जाता है महत्वपूर्ण, ये दिवस ये है। ओके, क्या होता है पार्किंसंस बीमारी के दौरान आमतौर पर लोग भुलक्कड़ हो जाते हैं। ओके, और ये जो नाम है ना वो ये लंदन के डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस उसी के नाम पर ये रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही ये बीमारी की वजह को ज़ाहिर किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 अप्रैल को, ठीक है? तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती होती है, तो ये दिवस इसी दौरान मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस आतंकवादी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा या तहव्वुर हुसैन राणा वो यूएसए से प्रत्यर्पण के बाद अप्रैल 2025 में दिल्ली लाया गया? आंसर होगा 26/11 आतंकवादी हमला जो कि 2008 में हुआ था, ठीक है? और ये न्यूज़ देख रहे हैं, उसका जो आरोपी है उसको अमेरिका से लाया गया है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और खुफिया अधिकारियों की एक टीम ने हिरासत में लिया है। 18 दिनों की हिरासत दी गई है अदालत के द्वारा, ठीक है? जेल में रहेगा वो। और जो 2008 में आतंकी हमला हुआ था, उसमें इसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। डेविड हेडली और ये इन दोनों ने मिलकर जो है ना बहुत सारे जो रेकी करने का काम इन्हीं सब ने किया था। और उसके बाद जो घटना हुई थी, उससे पूरी दुनिया में मतलब वो मैसेज एक तरह से देने की कोशिश की थी आतंकवादियों ने, और उसी मामले में एक आतंकवादी को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है? तो ये घटना हुई थी मुंबई में, बहुत ही बर्बर हमला हुआ था और उसमें कई सारे जो अधिकारी थे, जैसे हेमंत करकरे, विजय सलास्कर, अशोक कामते जैसे बहादुर जवान जो पुलिस के, मुंबई पुलिस के थे, तो वो शहीद हो गए थे, ठीक? ये तहव्वुर हुसैन राणा, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? कब? अप्रैल में। आंसर होगा स्लोवाकिया।
ठीक है? तो स्लोवाकिया में एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी। तो उसी ने 10 अप्रैल को मानद उपाधि दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है? वो अप्रैल में वो अभी यूरोप की यात्रा पर हैं, स्लोवाकिया और पुर्तगाल की 4 दिन की यात्रा पर वो गई हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया है? किस देश में बनाया गया है? आंसर है जापान में बनाया गया। और नए स्टेशन का नाम हा हात्सुशिमा है। क्या है? हात्सुशिमा, जो जापान के अरीदा शहर में स्थित है। तो इस स्टेशन के जो पुर्जे हैं वो 3D प्रिंट किए गए हैं, ठीक है? तो और इकट्ठा किया गया और फिर कनेक्ट कर दिया गया। और 3D प्रिंट कैसे होता है? इस तरीके से 3D प्रिंट होता है। मतलब जो आप जो निर्माण के लिए जो मसाले यूज़ किए जाते हैं ना, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा टुकड़ा डाला जाता है और ये इस तरह से दीवार खड़ी होती चली जाती है। ये 3D प्रिंटेड प्रिंटिंग हो रही है दीवार की। और ये इस तरीके से बनाया गया और देख रहे हैं हम कि पूरा एक स्टेशन ही निर्माण कर दिया गया, बना दिया गया। ओके? तो जापान में वो शानदार काम हुआ है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। इसका पीडीएफ ले लेना आप, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। शार्प लर्निंग जो ऐप है उस पर, या फिर वेबसाइट है sharplearning.in.com नहीं, sharplearning.in वेबसाइट, उसके ज़रिए भी ये करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक आईएसपीएस मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है, जो आपके काम आ सकता है। और भी कई सारे बैच चल रहे हैं, बीपीएससी 71st के लिए जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है। इसके अलावा रेलवे या कहें रेलवे ग्रुप डी का तो चल रहा है, साथ में यूपीएसआई का भी चल रहा है बैच, बिहार सिपाही भर्ती का चल रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है, ग्रुप डी का तो चल ही रहा है, राजस्थान कर्मचारी जो चयन है हो रहा है चतुर्थ श्रेणी का, वो भी बैच चल रहा है, दिल्ली पुलिस के लिए जो बड़ी वैकेंसी आने वाली है उसकी भी बैचेज चल रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।